हाँ, तो मीडिया क्या करता है, जोसेफ गोबल्स ने कहा है, जो कि हिटलर का प्रचार मंत्री था, उसने कहा झूठ। इसका भी संदीप जी आप बताइएगा, आपने मंच से किसी का भाषण सुना होगा। बड़ी झूठ, बिग लाई का सिद्धांत है कि यदि एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो अंततः लोग उसे सच मान बैठते हैं। अभी अभी बोलो बार बार। ग्रोक ने कहा, पूछा गया कि सबसे ज्यादा झूठ कौन नेता बोलता है, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया और बोला इतने दिनों के बीच उन्होंने इतनी बार झूठ बोला है, आंकड़े भी दे दिए। बस देखिए, झूठ इतना बोलो, झूठ वो बोल, इतना झूठ के सिद्धांत पे पूरा। काम अगर करते आप हैं। देखिए अमृतकाल 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 81 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं, इनको अमृतकाल, लोगों के कान में अमृतकाल डाल दिया। 144 साल का कुंभ, 144 साल का कुंभ, झूठ डाल के धार्मिक एजेंट्स, डिमोरलाइजेशन का जो धार्मिक है 104, यानी कि कुंभ की पूरा अस्तित्व 144 साल का हो जैसे, उस तरह से कर दिया उन्होंने, झूठ बोला। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे आप देखिएगा ये चुनाव प्रचार में कहेंगे तुष्टीकरण तुष्टीकरण, और सबसे ज्यादा तुष्टीकरण यही करते हैं। तो इन्होंने पूरा गोएबल्स को पढ़ा हुआ है, पढ़ के निचोड़ा हुआ है। हाँ, अब डिस्टेबलाइजेशन में मीडिया का क्या रोल है ये देखिए, इससे भी आप रिलेट कर पाएंगे संदीप जी। सोशल मीडिया पर नफरत भड़काना सामान्य माना जाए, न्यायालयों में मुकदमे, पुरुषों की आत्महत्याएं हो रही हैं, समाज को एक दूसरे से को खिलाफ किया जा रहा है, मीडिया उकसाता है। अब क्या होता है कि जो स्लीपर एजेंट्स होते हैं, गुप्त एजेंट, इन्हें सक्रिय कर दिया जाता है, जो सबवर्टर होता है उसके द्वारा। तो अब जो 15-20 साल से जो शांत बैठे थे, जो ट्रेनिंग लेकर आए थे और वो शांत बैठे थे, अब वो अचानक से सार्वजनिक हस्ती बन जाते हैं। अब वे सार्वजनिक बयान देते हैं, कानूनी एजेंसियों से हिंसक टकराव भी करते हैं। मतलब वो फेक, वो सही भी हो सकता है। अब जैसे हमने अन्ना आंदोलन में भी देखा था रिसेंट में कि वो धरने पे बैठ गए थे। इससे समाज पोलराइज्ड होता है, ध्रुवीकृत होता है। इन स्लीपर एजेंट्सों को एनजीओज और फाउंडेशन से पैसा मिलता है और लोग इन फाउंडेशन को भर भर के चंदा भी देते हैं। और स्थानीय आबादी जब अपना बचाव करती है और जब स्थानीय जो मूल निवासी होते हैं वो कहते हैं, तो वो विरोध करते हैं, तो राइट विंग मॉब्स कहती है। राइट विंग मॉब्स तो अब रहा नहीं, भारत का राइट विंग से अब लेफ्ट विंग है। हाँ, दक्षिणपंथी भीड़, राइट विंग मॉब, आपको एग्जैक्टली यही कहा गया था ना संदीप जी, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, कहकर बदनाम किया जाता है राइट विंग मॉब। मुझे कहा जब मैंने भागवत पर मैंने एफआईआर किया, तो मुझे टाइम्स नाउ, ये जितने भी बड़ी मीडिया है, मेरे पे वीडियो चला, पूरा शो किया कि ये दक्षिणपंथी अल्ट्रा वो क्या बोलते हैं उसको, थिएटर और क्या क्या, यही सब चला था। हाँ, अल्ट्रा राइट विंग, ये सब मुझे यही कहा गया था। हाँ, ये इनकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है संदीप जी, इसलिए आपको हिंदू प्रतिक्रियावादी लगेगी। हाँ, हिंदू प्रतिक्रियावादी मुझे कहा गया। भागवत के समलैंगिक शास्त्र से चुनौती दी तो मुझे हिंदू प्रतिक्रियावादी। अच्छा, लेफ्ट ने मेरे पे किताब भी लिख दिया। हाँ, लेफ्ट ने मेरे ऊपर किताब भी लिख दिया, आप समझ लीजिए। और लेफ्ट ने जो सो कॉल्ड दक्षिणपंथी है, का वो था नतीजा, ये स्थानीय लोग अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते और उनको इररिलेवेंट बनाने की कोशिश होती है। और आप देखिए, इतने बड़े बड़े जो दक्षिणपंथी घूम रहे हैं संघी, लेफ्ट ने उनको नोटिस में नहीं लिया, क्योंकि अब वो लेफ्ट हो रहे हैं, दक्षिण संघी लेफ्ट हो चुके हैं। मुझे लिया टारगेट में, क्योंकि मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, तो मुझे अल्ट्रा राइट और क्या कहते हैं जी। तो ये भी इनके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए आपको इनकी भाषा भी सबकी सेम ही दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पीस, वर्ल्ड पीस। अच्छा, ये पीस की बड़ी बातें करते दिख जाएंगे, वर्ल्ड पीस। ये बुद्ध और गांधी का देश है, ये युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। जाके जो
जाके जो सबवर्टिव माइंड पूरी दुनिया में यही कह रहा है कि ये बुद्ध नहीं ये बुद्ध और गांधी का देश है, ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, जिसका मैं विरोध करता रहा हूं। देखिए ये बात भी आ गया। ये आपको मैं हिस्ट्री से बता रही हूँ, ठीक है, और ये बात यूरी ने बताई है, यूरी बेज़मेनोव ने। केजीबी का शांति आंदोलन, ये वेपनाइजेशन ऑफ पीस करते हैं। तो वो जो पीस है ना, वो PEACE मत पढ़िए उसको, वो PIECE मतलब टुकड़ों वाला पीस पढ़िए। ये दिस इज एक्चुअली वर्ल्ड पीस मूवमेंट, PICE, दुनिया देश को पीसेस में तोड़ने का मूवमेंट ज्यादा है। शांति का हथियारीकरण, वेपनाइजेशन ऑफ पीस, केजीबी शांति के बहाने सरकारी संगठनों में घुसपैठ करता है। निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट कोई समाधान नहीं है। भय बिन होए ना प्रीत, ये मैंने लिखा है क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि भय के बिना कोई प्रीत नहीं हो सकती, और एग्जैक्टली वही चीज यूरी ने भी कहा है कि डिसआर्मामेंट इज नॉट अ सोल्यूशन, आपके पास में हथियार होने चाहिए। तो ये जो पीस का जो फसाड है बनाया हुआ है मुखौटा, वो सब गलत है, झूठ है, ये भी एक इनका सबवर्जन टैक्टिक है। वर्ल्ड पीस काउंसिल केजीबी का एक मुखौटा संगठन है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री में पीछे रोमेश चंद्र नाम के एक सीपीआई के नेता होते थे, इन्होंने उनके बताया था। रोमेश चंद्र इसका प्रमुख चेहरा थे। 1961 या 62 में 61 या 62 में क्यूबा संकट और भारत चीन युद्ध से पहले एक वर्ल्ड काउंसिल ऑफ पीस का एक सम्मेलन हुआ था मॉस्को में, उन्होंने बताया। तो आप देखिए मॉस्को में सम्मेलन होता है वर्ल्ड पीस काउंसिल, और उसी के बाद में क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस होता है, क्यूबा संकट, और भारत चीन युद्ध होता है। देखिए क्या असर हुआ, क्या फायदा हुआ वो वर्ल्ड पीस काउंसिल का? कोई नहीं, PICE ज्यादा है, क्योंकि इट वाज मोर अबाउट वायलेंस देन पीस। शांति आंदोलन के पीछे की सच्चाई ये है कि जो लोग ये इस चीज की बातें करते हैं पीस की, ये लोग वास्तविकता को दिखाने में असमर्थ, को देखने में असमर्थ है। दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द रियलिटी। वे स्वयं को नैतिक रूप से बहुत ऊंचा और महत्वपूर्ण मानते हैं, मानो वे ही शांति के एकमात्र संरक्षक हैं। दे थिंक दैट दे आर द अपोस्टल्स ऑफ पीस, और बहुत हाई मॉरल ग्राउंड मानते हैं अपने आप को कि हम तो पीस की बात कर रहे हैं। ये लोग आत्ममोह में जीते हैं, आत्ममोह के शिकार होते हैं ये। हाँ, आप देखिए अपने ही गुणगान, नार्सिस्ट कैरेक्टर, नार्सिस्ट, कैमरा, लाइट, एक्शन, लोग मर रहे हैं लेकिन उनके फोटोग्राफी, एक दिन में 25 ड्रेस बदलने से फुर्सत ही नहीं मिलती इनको। एग्जैक्टली। रोमेश चंद्र सोवियत प्रचार का मोहरा थे। वो एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। उनमें सोवियत संघ के प्रभाव का विरोध करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। तो ये लोग जो रहते हैं इनमें रेजिस्ट करने की जो अप्रोच किया जाता है, जो इनके सबवर्टर्स होते हैं उसको रेजिस्ट करने की शक्ति नहीं होती है, मना नहीं कर पाते हैं, और वो इतने आत्ममुग्ध होते हैं। अभी यूएस में भी पीस की बातें हो रही है ना, ट्रम्प इज टॉकिंग अबाउट पीस, आई वांट पीस, आई वांट पीस, और उनपे भी ये आरोप तो है ही कि वो केजीबी के द्वारा ही हैज बीन प्रोपगेटेड बाय केजीबी। उनकी पत्नी भी चेक की रिपब्लिक की है, उनके बच्चे आधे रूसी है, एक तरह से चेक है। तो हाँ, एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, तो अब वो भी देखने वाली बात है कि कितना पीस रहता है जब पीस की बात हो रही है। उनमें सोवियत संघ के, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो पीस की बात करते हैं, उनमें सोवियत संघ के प्रभाव का विरोध करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। ये यूरी की बात है, ही इज टॉकिंग अबाउट रोमेश चंद्र। बट आप इसको और भी जो पीस की बातें करते हैं उन पे आप लागू कर सकते हैं। ऐसे लोग पूरी तरह से सोवियत प्रचार के हाथों में बिक चुके होते हैं। उन्हें सोवियत संघ द्वारा पुरस्कारों के रूप में लाभ मिलता है। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए संगठनों जैसे जवाहरलाल नेहरू पीस कमेटी में प्रगतिशील लेखक, इतिहासकार, राजनेता और पत्रकार शामिल थे। अब देखिए प्रोग्रेसिव राइटर्स, ठीक है, नाम ऐसे प्रोग्रेसिव रखते हैं जैसे बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मॉडर्न है, आउटलुक है और प्रोग्रेसिव है, नाम है, इतने सुंदर सुंदर रखते हैं ये। वह बस एक मोहरे से ज्यादा अधिक कुछ नहीं थे। शांति विरोध उनका असली मकसद नहीं है। सच कहा जाए तो तथाकथित
शांति विरोध, पीस प्रोटेस्ट सिर्फ एक बहाना है। अक्सर ये विरोध स्वतंत्र जन आंदोलन नहीं होते, बल्कि इन्हें विरोधी गुटों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये जो वर्ल्ड पीस के का जो मुखौटा जो प्रोटेस्ट होते हैं, इनको भी फाइनेंशियल फंडिंग दी जाती है। वियतनाम युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने एंटी वॉर प्रदर्शनों को फंड करने में उतना ही पैसा लगाया जितना उन्होंने सीधे अपने सहयोगियों को समर्थन देने में लगाया था। तो देखिए, ये पीस के मूवमेंट की बात है। ये वेपनाइज्ड पीस की रणनीति थी। तो ये है, ऐसे लोग जो रहते हैं, जो शांति के समर्थक होते हैं, ये वास्तव में यदि ये ईमानदार होते तो ये क्रेमलिन, वॉशिंगटन डीसी या शंघाई में जाकर के भी पीस मार्च निकालते। ये वहां पे पीस मार्च क्यों नहीं निकालते? संदीप जी बताइए। ये पीस चाहते तो सबसे ज्यादा तो दुनिया भर में जिन्होंने वायलेंस मचा रखी है वो तो ये देश है, वहां जाकर के निकाले ना। न्यू दिल्ली में निकालते हैं पीस प्रोटेस्ट। ये लोग भटके हुए मिसगाइडेड कावर्ड्स होते हैं, भटके हुए कायर होते हैं, बेबुनियाद और बेईमान लोग होते हैं। ये कहना भी गलत होगा कि उन्हें सूचना नहीं थी। ये कोई बहाना नहीं है, क्योंकि उनके पास सही जानकारी प्राप्त है और वो विवेक के अनुसार अपने कार्य करने की उनको पूरी स्वतंत्रता है। तो ये जो रोमेश चंद्र थे, इन्होंने इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें इन्होंने जो भारतीय सेना थी उसकी बड़ी आलोचना की थी। भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाली भी बात की और इन्होंने पूरी तरह से वो की थी। और ये भी मैंने सुना है कि कम्युनिस्टों ने जब वो युद्ध हुआ था उस समय खून की कमी हुई थी, तो काफी सारे भारतीयों ने ब्लड डोनेशन किए थे और सीपीआई वालों ने नहीं किए थे। वो आलोचना कर रहे थे कि वो पीस का ही राग अलाप रहे थे कि भारत को चाइना के साथ में वॉर में नहीं उलझना था। ऐसे कावर्ड्स होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, फॉरेन रिलेशंस में फंड्स, यूएस एड और ये जितने भी फंड्स आते हैं, ठीक है, और हम जितने भी फंड्स देते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्थाओं को, वो भी सब कुछ इन्हीं सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। वो सही जगह जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, या सही चीजों के लिए यूज हो। तो जो देश होते आप देखिए ना, भारत में चुनाव प्रभावित करने के लिए यूएस एड दिया, ये ट्रंप ने कहा। हाँ, अब देख लीजिए, पीएम केयर फंड का फंड गायब हो गया। फंड के बारे में आरटीआई में कहा गया कि पीएम केयर फंड प्राइवेट फंड है, मैं जनता को जानकारी नहीं दूंगा, वो गायब हो गया फंड। हाँ, तो ये भी सारे फंड्स होते हैं जो फंड्स होते हैं आपसे पैसा ऐंठने के लिए, पर उन चीजों को सही चीज के लिए उपयोग किया जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको नहीं देना चाहिए। ये एक फोटो है, ये उन्हीं की पुस्तक में से है, अ टिपिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस एट इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को, एटलीस्ट हाफ ऑफ द जर्नलिस्ट आर केजीबी एजेंट्स। इंडियन ये जितने भी जर्नलिस्ट बने हुए हैं, जर्नलिस्ट, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, केजीबी एजेंट्स हैं, जर्नलिस्ट नहीं है, और ये इंडियन जर्नलिस्ट से मिल रहे हैं। इंडियन एम्बेसडर केवल सिंह प्रोबेबली डिड नॉट माइंड, उनको पता था पर उन्होंने माइंड नहीं किया। और ये यहाँ पे ये खुद है कहीं पे फोटो में। तो ये होता है खेल, ये हुए फर्स्ट 2 स्टेजेस, उसके बाद में तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी देश के लिए। ये देखिए इंदिरा गांधी के साथ में इन्होंने इनका जब नाम डिफेक्ट कर लिया था तो यूरी बेजमेनोव ने अपना नाम टॉमस शुलमैन कर लिया था। इनको सीआईए ने नाम दिया था टॉमस शुलमैन। तो टॉमस शुलमैन विथ माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, ये जो माइक्रोफोन लेके खड़े हैं ये यूरी बेजमेनोव है। ये उस समय न्यू दिल्ली एम्बेसी में काम करते थे। Recording a propaganda social event with USSR embassy officials and Mrs. Gandhi willing participant of Soviet propaganda. ये है नोवेस्टी पर्सनल। नोवेस्टी ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जिसमें ये काम करते थे केजीबी में, डिपार्टमेंट मान लीजिए। तो नोवेस्टी पर्सनल ऑफ यूएसएसआर एम्बेसी इन इंडिया एट देयर फेवरेट पास टाइम बूजिंग, देखिए अल्कोहल पी रहे हैं, मदिरा पान, फेवरेट पास टाइम।
मीडिया एंड कल्चर, सस्ते विदेशी गायक, कवि, लेखक, कलाकार, संगीतकार और बुद्धिजीवी हर जगह भरे रहते हैं, जो अपने पतनशील पूंजीवादी समाज के खिलाफ प्रगतिशील संघर्ष के समर्थन लेने के लिए हमेशा आतुर रहते। तो कितने सारे आपको दिख जाएंगे ऐसे, इनफैक्ट इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस दिख जाएंगे। कितने सारे हमने सुने पंजाब में कैसे कैसे सॉन्ग्स निकलते हैं कि दिल्ली विच देख लेंगे क्या क्या समथिंग। तो वो ये जितने भी रहते हैं ये और ज्यादा समाज में असंतोष को बढ़ाते हैं। हमने एक, हाँ उसने फिर यूरी ने कहा था, हमने एक अज्ञात भारतीय फिल्म निर्माता राज कपूर को वैश्विक प्रसिद्धि दिलाने के अभियान में एक समय पर आधे रास्ते पर थे। वो कुछ बता रहा था, उसके उसमें था केजीबी भारत के नैतिक पतन को जन संस्कृति के माध्यम से बढ़ावा देता है और यह मनोरंजन उद्योग के उपयोगी मूर्खों की मदद से किया जाता है। बीटल्स, पंक्स और माइकल जैक्सन केजीबी के वेतन पर नहीं है, वे आप ही के वेतन पर है। केजीबी को बस इतना करना था कि वह धीरे धीरे आपके दृष्टिकोण को बदले और आपकी उस प्रतिरोध शक्ति को खत्म कर दे जो आपके बच्चों द्वारा संगीत कहे जाने वाले इस विनाशकारी नशे के खिलाफ होनी चाहिए। तो ये कल्चरल जो ब्रेन वॉशिंग होती है, ये उसके अंतर्गत किया जाता है। बस इसे सामान्य और स्वीकार्य बना दो, इसे भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना दो, जबकि वास्तव में इसका वहां कोई स्थान नहीं था और ना कभी होगा। ये कोलैबोरेटर्स के साथ में है वहां पे, प्रोपेगेंडा इन इंडिया, विजिटिंग क्रेमलिन, बोनस, ये कुछ वहां पे गए थे। ये देखिए, ये है अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी, ए बिस्वास, एडिटर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका न्यूज़पेपर in Calcutta as a novosti guest in Moscow, accompanied ये by अमृत बाजार पत्रिका का ही न्यूज चैनल है, एबीपी न्यूज। हाँ हाँ, ये भी लेफ्टिस्ट है, शो कर आए थे। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ी ये फोटोज वगैरह जोड़ लिए ताकि ये रेफरेंस रहे। और पुस्तक आप C4C में डाल दीजिएगा संदीप जी, उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है ये सब कुछ। ये है, ये खुद है यूरी, यंग एज में। ये इनको एक्चुअली एक भारतीय महिला से प्रेम था, पर ये क्योंकि इनकी मजबूरियां थी, ये सेटल नहीं हो पाए, इन्हें डिफेक्ट करके जाना पड़ा। तो वो ये भी बताते हैं। तो अब वो ये महिला पर्टिकुलर यही है। हाँ हाँ, एक सेकेंड, माय स्क्रीन, हाँ हाँ, अब वो जो है वो ये महिला है या कोई और है पता नहीं, बट वो ये बताते थे, मतलब उनको भारतीय संस्कृति से इतना लगाव था। टू डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ इंडिया, एक है ये खुद यूरी सोशलाइजिंग विद एन इंडियन स्टूडेंट एंड मेडिटेटिंग अबाउट मैरिंग एन इंडियन गर्ल फॉलोइंग द मार्क्सिस्ट स्लोगन प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड यूनाइट। आनंद बाजार पत्रिका है, कई लोग लिख रहे हैं आनंद बाजार पत्रिका है, उसी का न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। हाँ, पर वो कैप्शन में अमृत बाजार लिखा है, इसलिए मैंने अमृत बाजार पढ़ा। हाँ, अच्छा, ये राइट में एक फोटो है, सोवियत डिप्लोमेट वाई एशेटकोव always rolled up the windows of his car to avoid the smell of those stinking Indians। तो ये एटीट्यूड था, जहां पे इंडिया बिल्कुल ऐसे बिछा पड़ा था रूस के उसमें, यूएसएसआर के उसमें, कि एवरीथिंग रशियन इज गुड। वहां पे रशियन कैसे ट्रीट करते थे इंडियंस को कि दी स्मेली इंडियंस। वो अपनी कार की खिड़की का भी कांच उठा के रखता था कि उसको स्मेल ना करना पड़े।